वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 10th की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी के बुक का एक्सरसाइज 1 विकास यानी कि डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ दिया गया एक्सरसाइज 1 विकास यानी कि डेवलपमेंट। डेवलपमेंट शब्द सुनते ही आपके मन में क्या क्या विचार आते हैं? जैसे कि डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है? विकास करना। यहाँ पे विकास, जैसे कि यहाँ आप एक पिक्चर देखें जो चैप्टर के ऊपर दिया गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक व्यक्ति है, उसके साइड में एरोप्लेन है, कार है, बिल्डिंग है, गांव है, कैसे लोग झाड़ू लगा रहे हैं और कैसे ईंट बना रहे हैं, कैसे खेती की जा रही है। मतलब इसका अर्थ क्या है? डेवलपमेंट यानी कि पूरी तरीके से विकास। अगर हम वर्ल्ड के तौर पर करें तो आप उसके भी विकास को उदाहरण में ले सकते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो आप उसके विकास को भी उदाहरण में ले सकते हैं। मतलब विकास क्या होना चाहिए? तो विकास चौतरफा होना चाहिए, किसी एक तरफ से नहीं। हमारा विकास जो है वो चारों ओर से होना चाहिए। इसे ही हम क्या कहेंगे? डेवलपमेंट कहेंगे। जैसे कि शिक्षा व्यवस्था में, सड़क व्यवस्था में, खाने पीने की चीज़ों में, रहने वगैरह में। उसके बाद सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। यही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ये जितने भी विकास हैं ये सारी संपूर्ण विकास कहलाएंगे, जिससे कि संभवतः पूरी दुनिया का विकास इससे संभव है। जैसे कि आपने देखा होगा कि प्रारंभ में लोग जब मतलब यहाँ मानव पैदा लिया था वो जंगलों में रहा करता था। धीरे धीरे उसने खाने पीने का तरीका सीखा। उसके बाद जो गुफाओं के कंदराओं में रहा करता था। फिर धीरे धीरे उसने बीज जो है वो उससे बोने का तरीका भी सीख लिया। एक बार की बात क्या हुई कि जब वो फल खा रहा था तो फल खाते खाते वक्त में बीज को उसी जगह पे उसने फेंक दिया। पहले वो बीज भी खाया करता था, लेकिन देखा उसने कि कुछ बीज के दाने जो है यहाँ पे छिटे रह गए हैं। और जब वह वहीं कंदराओं गुफाओं में रहा करता था तो कुछ समय बाद उसने क्या देखा कि इससे पेड़ उगाए हैं। इसी तरीके से उसे खेती का ज्ञान हुआ। उसके बाद जो है धीरे धीरे उसने जो है पेड़ पर रहने के द्वारा उन चीज़ों को छोड़कर वो गुफाओं में रहने लगा। फिर आप देखेंगे कि पहिए का आविष्कार जो है वो पत्थर के घुरकने से, पहाड़ पर उसने एक पत्थर के घुरकते हुए ढेले को देखा, जिससे कि उसके मन में यह विचार आया कि वो किस तरीके से पहिए बना सकता है। और इस तरीके से गाड़ियों का विकास हुआ। धीरे धीरे बर्तन बनाने का विकास, उसके बाद आग जलाने का आविष्कार और रहने वगैरह का भी प्रयास उसने किया। धीरे धीरे यही सीमा जो है विकास में बदलती चली गई। सबसे पहले मनुष्य जो है वो नदियों के पास रहा करता था गांव बनाकर। फिर धीरे धीरे इसी तरीके से उसने क्या किया तो शहरीकरण की तरफ चल गया। उसके बाद धीरे धीरे पक्के रोड बनाने लगे। पहले मकान कच्चे होते थे, फिर विकास की गति आगे बढ़ी तो उसने क्या किया? पक्के मकान बनाने शुरू कर दिए। अब चलिए हम विकास को समझ गए होंगे तो इसका अध्ययन आगे करते हैं। विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा के लिए हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। इस तरह विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, हम किस अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या और अधिक समानता हो सकती है। विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है। यह काम जटिल है। इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आप उच्च कक्षाओं में इन मुद्दों को गहराई से सीखेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्न हैं, उत्तर आपको अर्थशास्त्र में ही नहीं बल्कि इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में मिलेगी। ऐसा इसलिए है कि हम जो आज जीवन जी रहे हैं वो अतीत से ही प्रभावित है। हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते। इस तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीति की प्रक्रिया के द्वारा इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते। चलिए पहले हम इन चीज़ों को समझते हैं। जैसे कि अगर हमने उदाहरण लिया कि अगर मनुष्य अपना विकास चाहता है, मान लीजिए हम आप ही के बारे में अगर बताएं तो आप बचपन से बड़े हुए, इन चीज़ों में बहुत सारी चीज़ों का विकास हुआ, कुछ चीज़ें बदलती चली गई, आपकी शिक्षा व्यवस्था भी बदलती चली गई। जैसे कि आपके पापा या दादा लोग जो शिक्षा ग्रहण करते होंगे उनमें काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है, उनमें काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है। तो समय परिवर्तन के साथ धीरे धीरे विकास संभव होता है और इस विकास में समस्त मनुष्यों की जिम्मेदारी होती है। मतलब हर व्यक्ति का विकास होना चाहिए, तभी हमारा विकास होता है। जैसे कि अगर हम ये क्वेश्चन करते हैं कि पूरे विश्व में सबसे अधिक कौन सा देश विकसित है, तो वहाँ अमेरिका का नाम आता है। फिर हम उन देशों से तुलना करते हैं कि हम कितना पिछड़े हुए हैं, या हम में जो है विकसित की भावना है, या फिर हमारा देश जो है वो विकासशील है। ऐसी भावना हमें तब आती है जब हम अपने देश के विकास के बारे में सोचते हैं। हमने भी देखा कि आज भारत ही नहीं, विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो विकास की प्रक्रिया पे अग्रसर है। हमेशा जो है अपने देश के विकास में हर व्यक्ति जो है वो सक्षम रहता है। अगर हर व्यक्ति पूरी तरीके से मन से पढ़ाई वगैरह करता है तो विकास में अपनी भागीदारी दे सकता है। श्रम के बिना जो है विकास संभव नहीं है। इसलिए भारत या विश्व के प्रत्येक नागरिक का यह अधिकार है कि अगर हम विकास करते हैं तो उसमें हमारी जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह केवल अर्थशास्त्र की ही बात नहीं है, आप इसका उदाहरण जो है राजनीतिक वगैरह से भी ले सकते हैं। जैसे कि आप राजनीतिक व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो प्रारंभ में राजाओं का शासन होता था, राजतंत्रात्मक। लेकिन अब जो है
यह स्थिति बदल गई है और इसमें हमें लोकतंत्र देखने को मिलता है। तो यह विकास की ही कहानी है कि किस तरीके से राजतंत्रात्मक शासन समाप्त हुआ और प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। इसका उदाहरण हमें इतिहास की पुस्तक से भी मिल सकता है। जब तक हम अपने अतीत को नहीं जानेंगे तब तक हम अपने भविष्य को कैसे सुदृढ़ करेंगे। आप अपने पीछे अगर देखते हैं या अपने दादा दादी या फिर नाना नानी के इतिहास को जानने का प्रयास करें या अपनी पीढ़ी के इतिहास को, तो आप पाएंगे कि बहुत सारी चीज़ें पहले ऐसी थी जो अब बदल चुकी हैं। बहुत सारे जगहों पर खेत खलिहान थे जो अब जो वहाँ पे बिल्डिंग वगैरह बन चुके हैं। तो ये हमें विकास की पद्धति नजर आती है। तो इतिहास जो है वो हमें अतीत की जानकारी है। हम अतीत को जानकर ही अपने आज को सुदृढ़ कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने अतीत में झांक कर देख सकते हैं कि हमने क्या गलतियाँ की हैं और उन गलतियों को हम भविष्य में न करें, उनको हम सुधार कर सकें और उसमें हम विकास की प्रक्रिया को भी अपना सकें। तो आप विकास समझ ही गए होंगे इतने सरल शब्दों में। अब चलिए यहाँ आप एक चित्र देख लीजिए कि मेरे बगैर जो है वे विकास नहीं कर सकते और इस अवस्था में मेरा विकास नहीं हो सकता। जैसे कि आपने यहाँ देखा होगा कि एक व्यक्ति है जो कि एक तरफ जो है साइकिल का पहिया जो है निकला हुआ है, दूसरी तरफ जो है यहाँ पे साइकिल है। तो अब मान लीजिए कि इसकी साइकिल अगर टूट गई है तो ये अपनी साइकिल कहाँ बनवाने के लिए जाएगा? दूसरी जगह बनवाने के लिए जाएगा ताकि इसकी साइकिल बन जाए। तब विकास की प्रक्रिया जो आगे बढ़ते रहेगी। आप समझ सकते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति पर निर्भर। मान लीजिए कि इसकी साइकिल अगर खराब हो गई है तो यह कहाँ जाएगा ठीक करवाने के लिए? साइकिल बनवाने वाले के पास, जो साइकिल को ठीक कर सकता है। तो इसी तरीके से विकास की प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है हमेशा। जैसे कि शुरुआत में मनुष्य केवल साइकिल चलाता था, दोपहिए चीज़ों का आविष्कार किया, दोपहिया वाहन का। फिर धीरे धीरे उसने चरपहिए वाहन भी बना लिए, फिर साइकिल की जगह पे मोटरसाइकिल आ गई। ये सारी चीज़ें क्या दर्शाती हैं? विकास को दर्शाती हैं। और हर तरीके से क्या होते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति किसी पर निर्भर ही होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर साइकिल बनाने वाला व्यक्ति जो है साइकिल का आविष्कार किया तो उसके लिए खरीदने वाले व्यक्ति भी चाहिए और इसे आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति चाहिए, क्योंकि विकास उन्हीं चीज़ों का होता है जो आगे अग्रसर होते हैं। जिन चीज़ों मतलब कोई भी वस्तु जिसका विकास नहीं हो पाता वो कहीं ना कहीं रुक जाती हैं। तो विकास तभी होगा जब ये अग्रसर होती हैं और कंटिन्यू जो है वो चलती रहती हैं। विकास क्या वादा करता है? विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। जैसे कि यहाँ पे कल्पना करना है कि इस तालिका में 1.1 में एक सूची दी गई है, उसके अनुसार लोगों के लिए विकास का अर्थ क्या हो सकता है, उसकी क्या आकांक्षाएं हैं। आप देखेंगे कुछ स्तंभ अधूरे भरे हैं। इस तालिका को पूरा करने की कोशिश कीजिए। आप चाहें तो किन्हीं की श्रेणी से व्यक्तियों को जोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि विकास का जो दायरा है वो सबकी सोच में अलग है। मेरी सोच में अलग है, आपकी सोच में अलग है, और दुनिया के तमाम लोग जिनकी सोच में विकास का दायरा क्या है अलग है। जो जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनकी मानसिक क्षमता जो है काफ़ी ज़्यादा अधिक है, तो उनकी विकास की प्रक्रिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी बिना पढ़े लिखे लोगों के अलावा। इसके अलावा जो साइंटिस्ट होंगे उनकी बुद्धि जो है वो अलग होगी, उनका डेवलपमेंट का जो सोचने का तरीका होगा वो अलग होगा। तो हमने जाना कि सभी व्यक्ति जो भारत या ब्रह्मांड में रहते हैं उनके सोचने का और विकास का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। यहाँ पे आप देखिए कि एक व्यक्ति बोल रहा है कि तुम एक कार चाहते हो। अभी भी देश की जो स्थिति है, तुम यही आशा करते हो कि काश तुम्हारे पास एक रिक्शा होता। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि एक व्यक्ति बोल रहा है दूसरे व्यक्ति से कि जैसी देश की स्थिति है उस हिसाब से यह व्यक्ति कार की कल्पना नहीं कर सकता, रिक्शे की कल्पना कर सकता। अगर देश आगे जाकर विकसित होता है तो कार की भी कल्पना की जा सकती है। तो ये साइकिल से कार तक का सफ़र कैसे संभव होगा? जब सब लोग जो है अपनी भागीदारी देंगे इसमें, तभी जाकर जो है जैसे कि ये रिक्शा है तो ये क्या बन सकेगा, कार बन सकेगा, और हमारे देश की प्रक्रिया जो है वो विकसित होगी। तब लोगों की सोच में जो है, जहां हम अभी रिक्शा सोच रहे थे वहां हम कार भी सोच सकते हैं। ये विकास की एक पद्धति है। विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य जो है हम चलिए जानते हैं कि अलग अलग लोग विकास के संदर्भ में क्या क्या सोचते हैं। जैसे कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती है, काम करने के अधिक दिन और बेहतरीन मजदूरी, स्थानीय स्कूल उनके बच्चों और उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं और गाँव में भी वह नेता बन सकता। मतलब एक भूमिहीन मजदूर जो है वो क्या सोचता है कि जो भी वो काम कर रहा है उस काम को वो अच्छे से कर सके ताकि अपने बच्चों को अच्छी जगह वो एजुकेशन दे सके और समाज में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं हो। वो भी जहां अपने बच्चों को पढ़ाए, सब लोग समाज में साथ साथ पले बढ़े, जिसके अंतर्गत क्या हो सकता है, गांव में अगर वे क्या कर सकते हैं, नेता भी बन सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग विकास की प्रक्रिया को सोचते हैं। आपके माता पिता भी आपके विकास के लिए अनेक प्रयत्न करते होंगे। मान लीजिए कि आज हर व्यक्ति जो है कोई किसी एक काम पर निर्भर नहीं होता। अगर उसका काम ठीक से नहीं चल रहा है तो वो कोई दूसरा काम भी करता है ताकि उसके जीवन की आजीविका जो है वो विकसित होते रहे और बच्चों को किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो सके। चलिए दूसरी तरफ पढ़ते हैं। पंजाब के समृद्ध किसान हैं, वो क्या सोचते हैं कि किसानों को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्य और मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में
बसा सके, मतलब जो पंजाब में समृद्ध किसान है उनके पास जो भूमि वगैरह उस पर वो क्या कर सके, उसको समृद्ध बना सके, उसको और अच्छा कर सके। इस पर वो क्या करेंगे, अन्य जो श्रमिक होंगे उनको काम देंगे ताकि उनकी भूमि का जो विकास है वो अच्छे ढंग से हो सके। और वो जो आज अपने बच्चों को अपने देश में पढ़ा रहे हैं, अगर ज़्यादा इनकम होती है तो वो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा सकते ताकि उनका विकास जो है वो अच्छे से हो सके। अब तीसरा सोचते हैं, किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है, वो क्या सोचेंगे कि अगर मान लीजिए जिस भी समय में वर्षा नहीं होती है तो वो बेचारे किसान क्या करेंगे, अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए कोई अन्य काम भी करेंगे। अगर बारिश होती है तब तो उनकी खेती वगैरह अच्छी होगी, तब विकास हो सकता है। लेकिन यह संभव पॉसिबिलिटी पे आधारित है, और उसके लिए तो वो कुछ भी कंपलसरी ऐसा काम करेंगे जिससे उनके मतलब परिवार का जो विकास और भरण पोषण वो चलता रहे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, किसान को विकास करने के लिए कोई अन्य कार्य भी करना होगा। भूमिहीन परिवारों का एक ग्रामीण महिला, मतलब जो भूमिहीन भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला है जिसके पास अपनी भूमि है, तो वो क्या कर सकती है, वो अपनी मतलब जो भूमि है उस पर बहुत सारा कार्य करवा सकती है, उस पर खेती वगैरह के लिए भी वो सोच सकती है और अन्य श्रमिकों से वो काम भी ले सकती है, और उससे जो है मुनाफा भी अधिक होगा और उसका जो कार्य है वो अच्छा चलते रहेगा। और वो क्या कर सकती है, अपने परिवार का भरण पोषण भी कर सकती है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, शहरी बेरोजगार युवक। इसका अर्थ है कि मान लीजिए बहुत सारे लोग होते हैं जो शहर में रहते हैं, वो अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं लेकिन उनका विकास संभव नहीं हो पाता है। जिस भी एग्जाम की वो तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम की तैयारी करने के बावजूद भी उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है। इसका कारण बहुत सारा हो सकता है कि मान लीजिए अगर वो सामान्य वर्ग से आते हैं तो वो उस सीट तक नहीं पहुंच पाते, जिस कारण उन्हें बेरोजगारी भुगतनी पड़ती है, और वो पढ़ लिख कर होने के बावजूद भी कुछ अन्य छोटे मोटे काम ढूंढ लेते हैं ताकि वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। वो कब तक जो है सरकारी एग्जाम की तैयारी करेंगे और कब तक जो है जॉब करने का प्रयास करेंगे, इसलिए वो उस राह को छोड़कर दूसरी राह पकड़ लेते हैं और अन्य छोटे मोटे कार्यों को करने लगते हैं ताकि उनका विकास संभव हो सके। शहर के अमीर परिवारों का एक लड़का जो पूर्ण तरीके से संपन्न है, जिसके माँ बाप जो है अच्छी तरीके से काम करते हैं और अपने बेटे के भविष्य के लिए उन्होंने कुछ पैसे भी बचा कर रखे हैं ताकि वो अच्छा कार्य कर सके, तो इस क्षेत्र में वो लड़का भी अच्छे से पढ़ लेगा, डॉक्टर इंजीनियर या किसी भी चीज़ की उपाधि ग्रहण कर लेगा ताकि उसका भी विकास जो है वो संभव हो सके। शहर के अमीर परिवार की एक लड़की अपने भाई की जैसी आज़ादी उसे मिलती है, वो अपने फैसले पर खुद करती है और वो अपनी पढ़ाई के लिए भी विदेश जा सकती है। मतलब शहर में जो एक अमीर लड़की है उसकी स्थिति अपने भाई की स्थिति के ही समान है और वो भी क्या करती है, बाहर पढ़ना चाहती है ताकि वो अच्छे से ज्ञान अर्जित करके अपने देश का भी विकास कर सके। उसके बाद नर्मदा घाटी का एक आदिवासी जो है वो क्या चाहेगा, मान लीजिए कि वो जंगलों में अगर रहता है तो वो सोचेगा कि हम अपने विकास को कैसे कर सकते हैं। वो बाहर जाकर थोड़ा बहुत पढ़ लिख भी सकता है, पढ़ने लिखने का अगर प्रयास करेगा तो उसकी स्थिति जो भी है वो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आदिवासी लोगों के पास ज़्यादा कुछ होता नहीं है, उनके पास रहने का इलाका ही एक होता है और जो ज़मीन होती है उसी पर वो खेती वगैरह करते हैं और जलावन के लिए लकड़ी भी वो जंगल से ही प्राप्त करते हैं। तो इसके अलावा उसे अपनी सोच सिद्ध करनी पड़ेगी, उसे जो है उस जगह से निकल कर बाहर जाना पड़ेगा। अगर वो पढ़ लिख सकता है तो पढ़ लिख कर काम करे, खुद छोटे मोटे कार्य कर कर। अगर नहीं पढ़ लिख सकता है तो वो क्या करेगा, कहीं दुकानदारी कर सकता है या बाहर जाकर किसी कार्य को पकड़ सकता है ताकि उससे जो भी उसे तनख्वाह मिले वो अपने परिवार को भेज सके और उसका विकास संभव हो सके। अब आगे की ओर पढ़ते हैं। आपने तालिका 1.1 भरा, ये मैंने अपनी समझ से भरा, आप भी अपनी समझ बनाएं और इस तालिका को भरें और खुद भी सोचें कि आप क्या कर सकते हैं। आप इनकी जगह अपने आप को रख कर देखिए और सोचिए, आपका जो डाटा है वो आसानी से भरा जाएगा। क्या इन सभी लोगों की विकास की प्रगति के बारे में एक जैसा विचार है? बिल्कुल नहीं, सबके विचार अलग अलग हैं। हमने जाना संभवतः नहीं, इसमें हर एक अलग अलग चीज़ें पाना चाहता है और ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात वे चीज़ें जो उनकी आकांक्षा और इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीज़ें चाह सकते हैं जिसमें परस्पर विरोध हो सकता है। एक लड़की अपने भाई के समक्ष आज़ादी और अवसर मिलने और भाई के घर का कामकाज में हाथ बटाएगा की आशा रखती है। हो सकता है कि भाई को यह पसंद न हो और इसी तरह अधिक बिजली पानी की उद्योगपति ज़्यादा बांध चाहते हैं, लेकिन इससे ज़मीन जलमग्न हो सकती है। उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो बेघर हो जाए, जैसे कि आदिवासी, वे इनका विरोध कर सकते हैं और हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चेक या बांध या तालाब पसंद करें। इस तरह दो बातें साफ है, एक अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं और दूसरा एक ही जो कि विकास वह दूसरे के लिए विकास न हो, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। चलिए इन बातों को हम समझते हैं। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ हर व्यक्ति की सोच अलग अलग हो सकती है। हम अभी आपको विकास के बारे में समझा, लेकिन मान लीजिए कि जो व्यक्ति कुछ काम नहीं करना चाहता उसका विकास संभव नहीं हो सकता। मान लीजिए कि आदिवासी क्षेत्र के अगर कुछ लोग हैं वो तकनीकी सुविधा प्राप्त करके खेती करते तो उन्हें इससे फायदा होगा, उनका विकास होगा। लेकिन कुछ लोग जो इस मतलब इन सारी चीज़ों को अच्छा नहीं मानते, वे हाथ वगैरह से ही खेती करके अपना विकास करेंगे। तो दो लोग अलग अलग सोच में भिन्न हो सकते हैं। यहाँ पर एक लड़की
जो है उसे समान अधिकार मिलने के बाद वो विदेश में पढ़ाई करने जाती है। लेकिन मान लीजिए कि एक लड़की लड़के के समान पढ़ाई करने के लिए गई, लेकिन क्या एक लड़का एक लड़की की तरह घर के कार्यों में हाथ बटा सकता है? यह उसे पसंद नहीं होगा तो वो नहीं करेगा। इसलिए सबकी विकास की प्रक्रिया क्या होती है, अलग अलग होती है। अगर कोई व्यक्ति जो है अधिक मुनाफा कमाने के लिए किसी भी भूमि का अधिक उपयोग करता है और ज़्यादा केमिकल का प्रयोग करता है तो भूमि प्रदूषित हो सकती है। इसके कारण भूमि को नुकसान भी होगा। तो कोई व्यक्ति अपने फायदे कमाने के लिए कभी कभी चीज़ों का नुकसान भी करता है और अधिक विकास और सही जो है रास्ता नहीं मिलने के कारण यह विनाशकारी भी साबित होता है। इस तरह के लोग विकसित नहीं होना चाहते। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक बुजुर्ग महिला जो है वो सड़क पर किनारे और एक जो है आदमी कार के ऊपर। इस तरह के लोग जो है विकसित होना नहीं चाहते। यहाँ पे इसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि पीछे की ओर जो है वो धक्का दे रहा है, क्योंकि इसे कोई परवाह नहीं है। अगर आगे पीछे देख कर चलता तो धक्का नहीं लग सकता। तो हमें अपने मस्तिष्क को भी विकसित करना चाहिए, तभी हमारा डेवलप हो सकता है, अन्यथा नहीं। जब हम दूसरों की बुराई करना जानते हैं और खुद आगे बढ़ेंगे तो हमारा भी विकास संभव नहीं होगा। आय और अन्य लक्ष्य। अगर आप एक बार तालिका 1.1 देखें तो एक बात आप पाएंगे कि लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादन के लिए अच्छी कीमतें मिले, और दूसरे शब्दों में वे ज़्यादा आय चाहते हैं। इसके कहने का अर्थ यही है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी परिवार के हित के बारे में सोचता है, वह स्वयं अपने बारे में सोचता है, तो ये यही चाहता है कि हम अच्छे से पढ़ लिख लें, हमें अच्छी नौकरी मिल जाए ताकि हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, मतलब एक अच्छी आय जिससे हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं हो। तो यहाँ पे सारे व्यक्ति एक ही बात चाहते हैं कि उनकी आय अच्छी हो, तभी उनका विकास संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं। किसी भी तरह से ज़्यादा आय के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों के आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य, बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग के से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तु ही पर्याप्त नहीं होती है। लेकिन कुछ लोगों का जो जीवन है वो बिल्कुल ही अलग है, उनकी धारणा जो है वो बिल्कुल अलग है, उनकी सोच भी अलग है। इसलिए क्योंकि समाज में वे समानता चाहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि समाज में बहुत सारे वर्ग होते हैं, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग। उच्च वर्ग के लोग अपने आप को उच्च समझते हैं, बाकी लोगों को निम्न समझते हैं। इसी तरीके से जो निम्न लोग होते हैं वो यही चाहते हैं कि हमें जो है मतलब आय हमारी ठीक ही हो, लेकिन हमें समाज में समानता का हक मिले। जैसे वोट डालने जब लोग जाते हैं तो एक ही लाइन में लगे रहते हैं, चाहे बस की टिकट खरीदने में, चाहे रेलवे लाइन की टिकट खरीदने में। इस तरीके से लोगों में समानता झलकती है। तो हर जगह जो है लोगों को समान व्यवहार चाहिए और समान दर्जा चाहिए। कहीं पे भी है ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए। उनके लिए जो है भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त होती हैं जीने के लिए, और जो कुछ लोग हैं वो समानता चाहते हैं। द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक है जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, लेकिन हमारा बेहतर जीवन उन पर लिखी और भौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। अगर आप यह बात स्पष्ट नहीं लगती तो आप अपने जीवन में कई मित्रों की भूमिका के बारे में जरा सोचिए। आपको उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है। इस तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसे आसानी से मापा नहीं जा सकता, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इनकी प्राय उपेक्षा कर दी जाती है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा। जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता। अब इससे आपको सोचने के लिए कहा जा रहा है कि मान लीजिए हम विद्यालय में पढ़ते हैं या कॉलेज में, कहीं भी किसी स्थान पे, तो हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वे मित्र बनाना जानते हैं। मित्र वो उन्हीं को बनाते हैं जब लगता है कि हाँ ये मेरे बराबरी का, ये सक्षम है, इसका हृदय जो है वो अच्छा है, तो हम इस तरीके के लोगों को मित्र बनाते हैं, इस तरीके के लोगों को श्रेणी में लगता है। लेकिन जो इस चालू होते हैं और जो क्रूरतापूर्वक व्यवहार करते हैं उनसे हम दूरी बनाकर रखते हैं। तो इसीलिए यह कहा भी जा सकता है कि मतलब हमारे जीवन में इन चीज़ों का बहुत महत्व है और हम इनकी उपेक्षा कभी कभी करते भी हैं, लेकिन यह निष्कर्ष निकलता है कि यह निकालना गलत होगा। जिसे हम माप नहीं सकते वो महत्वहीन नहीं है। तो भाईचारे और बंधुत्व की भावना का विकास तो होना भी आवश्यक है। बिना भाईचारे और बंधुत्व के विकास के बिना यह संभव नहीं हो सकता है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई में वृद्धि किए जाने के विरुद्ध प्रदर्शन। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ लोग जो है नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध जो है उसकी ऊंचाई बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कार्य किया जाता था, जहाँ के स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। इसका कारण क्या हो सकता है, खुद भी सोचिए। एक और उदाहरण देखिए, अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाकों में नौकरी मिलती है तो स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करते हैं। मान लीजिए कि अगर आप अपने इलाके में रहते हैं और वहीं काम करते हैं तो आपको जितना ही पैसा मिलेगा, आपको अलग से किसी किराए का भाड़ा नहीं देना पड़ेगा, आने जाने का खर्चा उतना नहीं देना पड़ेगा जितना आप बाहर रहते हैं। अगर बाहर आप 5,000 कमाते हैं और 3,000 जो है वो किराया में ही देते हो तो आपके पास बस 2,000 बचता है। इसके अलावा आप अगर अपने ही शहर में रहें और 5,000 कमाएं तो आप काफ़ी ज़्यादा जो है धन बचा सकते हैं। जैसा कि आपके परिवार के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होगी। हम अपने काम को जो है अपने ही एरिया में खोजना पसंद करते हैं क्योंकि वो हमारे परिवार के लिए अच्छी होती है। परिवार के लिए सुविधाएं क्या उपलब्ध होगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा या सीखने के लिए क्या अवसर है। दूसरी नौकरी में यद्यपि आपको वेतन कम मिलता है, लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है, और एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं होती है।
और ना हो सकती है। आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय भी मिले, इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी। जैसा कि आपने यहाँ देखा कि एक व्यक्ति अगर कोई काम करना चाहता है तो वो अपने परिवार के हित के बारे में सोचता है कि हम परिवार से कहीं दूर ना हो जाए और कहीं बाहर ना चले जाए। तो दो तरीके के लोग होते हैं, जो अपने एक स्थानीय क्षेत्र में रहना चाहते हैं और कोई जो है केवल विकास के बारे में ही सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते, तो वो बाहर चले जाते हैं कार्य करने के लिए। उस परिस्थिति को नहीं देखते, उन्हें केवल काम करना है और विकास करना है। इसका कारण है कि वो अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते। लेकिन जो एक एरिया में लोग रहते हैं अपने ही क्षेत्र में, वे काम भी कर लेते हैं और अपने परिवार पर ध्यान भी दे लेते हैं। तो वो अपनी रुचि के अनुसार क्या कर सकते हैं, किसी कार्य का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन हर जगह ऐसी बात नहीं होती कि हमें रुचि के अनुसार ही कार्य मिल सके। कभी कभी इंसान की ऐसी ही मजबूरी होती है और परिवार को चलाने के लिए उसके ऊपर जिम्मेदारी कि वो कहीं भी काम करना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। यह सच है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं तो घर समाज में उनका आदर बढ़ जाता है। यह बात सच है कि अगर कोई भी महिला घर के काम के अलावा जो है बाहर भी नौकरी करती है तो उसका सब सम्मान करते हैं, उस पर कोई अत्याचार नहीं कर सकता। लेकिन अगर दूसरी तरफ उन्हीं महिलाओं को देखा जाए जो घरेलू काम करती हैं और बाहर नहीं जा सकती हैं, तो उन्हें बहुत सारे ताने भी सुनने के लिए मिलते हैं। तो घर के उनके कामकाज में ज़्यादा हाथ बटाया भी जाता है, लोग हाथ भी बटाते हैं। घर से काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज़्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरी या व्यापार कर सकती हैं। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के लिए नहीं होते, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होते। जैसे कि हमने जाना कि मनुष्य के लिए जरूरी केवल आय नहीं होता है, समानता भी हो सकती है। इसके अलावा वो अपने क्षेत्र में रह सकते हैं काम करने के लिए, या जिन लोग नहीं रहना चाहते वे बाहर जाकर कार्य करते हैं। फिर हमने देखा कि महिलाओं की स्थिति भी सुदृढ़ कब होती है, जब वे काम करती हैं बाहर जाकर, तो उनका सम्मान और आदर क्या होता है, परिवार में भी बढ़ जाता है और समाज में तो बढ़ ही जाता है। लोग क्या करते हैं, उन्हें भी कार्य में उनके हाथ बढ़ाता है। इसी तरीके से हम क्या देखते हैं कि बहुत सारी जो रूढ़िवादी क्रियाएं हैं, जैसे कि दहेज प्रथा वगैरह का आप लोग नाम सुनते होंगे, कि लोगों को, लड़कियों को जलाकर मार दिया था। अगर लड़कियां पढ़ी लिखी होंगी तो वो किसी पर निर्भर नहीं होंगी, स्वयं आत्मनिर्भर बनेंगी, स्वयं कार्य करेंगी और समाज में भी उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लोगों की मानसिक जो क्षमता होती है उसमें काफी ज्यादा बदलाव हो जाता है अगर लड़कियां काम करती, क्योंकि इसमें दो व्यक्ति कमाने वाले हैं, एक तो उनका हस्बैंड, दूसरी जो है महिलाएं। दोनों के कमाने से क्या होगा, घर अच्छी तरीके से चल सकता है और बैलेंस होकर चलेगा। तो लोगों की वास्तविक सोच जो है वो पूर्णतः बदल जाती है और जो निगेटिविटी का माइंड है वो कम हो जाता है और पॉजिटिविटी जो है वो ज्यादा आ जाती है। अब हमको विचार करना है कि अलग अलग लोगों की विकास की धारणाएं अलग क्यों हैं। नीचे दी गई व्याख्याओं में कौन से अधिक महत्वपूर्ण है? क्योंकि लोग भिन्न होते हैं, क्योंकि लोगों के जीवन की परिस्थितियां भिन्न हैं। इसमें जो अधिक उपयुक्त कारण है वो ख है कि लोग जो होते हैं उनकी परिस्थितियां भिन्न होती है। कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, इस कारण जो है उनकी विकास की प्रक्रिया जो है अलग अलग होती है। अब यहाँ लोग भिन्न है तो अपनी रूढ़िवादी सोच के कारण लोग भिन्न हो सकते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि घर में लोग काम कर रहे हैं तो हम क्यों काम करें, हमारा खाना पीना तो हो ही जाता है, तो वैसे व्यक्ति काम नहीं भी करना चाहते हैं। इस कारण जो है विकास की प्रक्रिया जो है सब जगह अलग अलग होती है। लेकिन हमें यह नहीं करना चाहिए। अगर हमारी उम्र काम करने की हो गई है तो हमें अवश्य ही काम करना चाहिए, घर के कार्यों में हाथ बटाना चाहिए। किसी एक व्यक्ति पे हमें निर्भर नहीं होना चाहिए, हमें स्वयं आत्मनिर्भर बनना चाहिए, ताकि हम अपने खर्चों को वहन कर सकें और दूसरे पर जो है वो भार न बढ़ाएं। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या निम्न दोनों कथनों का एक अर्थ है? कारण सही उत्तर दिए। लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न होते हैं और लोगों के विकास के लक्ष्यों में परस्पर विरोध होता है। दोनों चीजें अलग अलग है, यह जो है एक अर्थ इनका नहीं है। जैसे कि पहला कहा जा रहा है, लोगों के विकास के लक्ष्य जो होते हैं विभिन्न होते हैं। लोग अपनी रुचि के अनुसार, अपने पढ़ने के कार्य के अनुसार, अपने परिवार के अनुसार जो है वो लक्ष्य बनाते हैं। मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है वो बचपन से चाहता है कि हम डॉक्टर बने। उसकी एक कल्पना होती है कि आपसे अगर पूछा जाए कि आप क्या बनना चाहते हो तो वो बोलेगा हम डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं। लेकिन किसी किसी की यह स्थिति पूर्ति हो पाती, किसी का भविष्य उज्जवल हो पाता है, किसी का नहीं। जिसके माँ बाप अच्छा इनकम कमा रहे और अपने बच्चे के लिए भविष्य सुदृढ़ कर रहे हैं, वो इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे परिस्थिति के बच्चे जो गरीब तबके के होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। अंत में या तो वो मजदूर या शिक्षक या कोई अन्य मध्यम वर्ग के अधिकारी बनकर रह जाते हैं। और अगर उन्हें अधिक सुविधा चाहिए तो उसके लिए उन्हें काफी लेबर करना पड़ता है, अन्य तरीके के कार्य करने पड़ते हैं, तब जाकर जो है वो अपने लक्ष्य को साध पाते हैं। जो कि हम बचपन से लक्ष्य बनाते हैं वो बड़े होकर बहुत कम लोगों का पूरा हो पाता है। लोगों के विकास के लक्ष्य में परस्पर विरोध भी होता है, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो बचपन से ये एकत्रित होते हैं कि हाँ हमको यही करना है, वो उसी पर निर्भर होते हैं और अपने परिवार की स्थिति देखकर सोचते हैं कि हम यही करें। उनके माँ बाप भी उनके लिए भविष्य बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों का लक्ष्य जो है वो भिन्न हो जाता है, समय के साथ जो है वो बदल जाता है। उन्हें जो है उनकी परिस्थिति के अनुसार जो है अपने लक्ष्य को
अलग कर लेना होता है। इसीलिए लोगों के परस्पर में क्या है, विरोध है। और बहुत सारे लोग में विरोध इसलिए भी है कि जैसा हमने ऊपर पढ़ा था कि एक आदिवासी जो है वो चाहता है कि हम तकनीकी सुविधा लेकर काम करें और दूसरा आदिवासी नहीं चाहता है कि हम तकनीकी सुविधा ले। इससे जो है वो पर्यावरण का ह्रास भी हो सकता है। तो लोगों की अपनी अपनी सोच है, जिसके कारण जो है लक्ष्य क्या होते हैं, इनमें परस्पर विरोध भी होता है। कुछ ऐसे उदाहरण दीजिए जहाँ आय के अतिरिक्त अन्य कारक भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण पहलू है। तो आय केवल साधन नहीं हो सकता। मान लीजिए अगर हम कहीं पैसे कमाते हैं और हमें बेइज्जत होना पड़ता है, हमें नीचा दिखाया जाता है, तो ये बात अच्छी नहीं। आप इसका उदाहरण, चलिए हम आपको एक छोटी सी स्टोरी बता दें जिसके अंतर्गत आपको समझ में ये चीज़ें आ जाएंगी। जिस समय भीमराव अम्बेडकर यहाँ आए थे, तो उस समय वे बाहर से पढ़ लिख कर जो है यहाँ पे अधिकारी की नौकरी करने आए थे। वे जब अपने कार्यालय में नौकरी करते तो उन्होंने एक फाइल मांगी थी किसी व्यक्ति से, तो उन्हें वो फाइल जो है फेंक कर दी गई, क्योंकि जो भीमराव अम्बेडकर थे वो छोटे कास्ट से बिलोंग करते थे और उन्हें नौकरी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जो मतलब फाइल फेंक कर उन्हें दी गई थी, इससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा बेइज्जत महसूस हुई। वे सोचे कि हमें यहाँ पे जात के कारण जो है वो तौला जा रहा है, इसलिए उन्होंने नौकरी का त्याग कर दिया और तब से ही वे जो है अल्पसंख्यक लोगों के लिए लड़ना शुरू कर दिया। आप भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण सोचिए, खोजिए और पता कीजिए कि आय के अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ें होती हैं। समानता का हक होना चाहिए, उठने बैठने का अधिकार जो है वो समान रूप में होना चाहिए, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि समानता, आय के अलावा जो है समानता भी एक बहुत बड़ी बात है कि समाज में सभी वर्ग के लोगों को समान अधिकार देना चाहिए। ऊपर दिए गए खंड में कुछ महत्वपूर्ण विचारों को अपनी भाषा में समझाइए। ये आप भी सोचिए कि हम यहाँ पे जो बहुत सारे खंड दिए गए हैं, ऊपर हमने पढ़ा है, उन चीज़ों को आप सोचिए और अपनी पुस्तिका में इसे लिखिए अपनी भाषा में। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करें, हम जो इस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करेंगे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रीय विकास को जानते हैं। जैसा कि हमने ऊपर देखा, यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न है तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी भिन्न होगी। आपस में इस विषय पर चर्चा कीजिए, भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए। संभव है कि कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों ने उपयुक्त प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए। हो सकता है कि आपने स्वयं इन प्रश्नों से बहुत कुछ उत्तर सोचे होंगे और उनमें से किसी एक विषय में आप स्वयं भी निश्चित न हो। यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में भिन्न भिन्न लोगों की धारणा भिन्न भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती है। आप भी अपने वर्ग में, अपने क्लास में अपने दोस्तों से यह पूछ सकते हैं कि तुम बताओ कि भारत का विकास कैसे संभव है। तो आप सब लोगों से आपको जो है वो जवाब अलग अलग मिलेंगे, क्योंकि विकास की धारणा सब लोगों की अलग अलग होती है, किसी किसी की एक जैसी हो सकती है। लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है, या यदि परस्पर विरोधी हो तो निर्णय कैसे किया जा सकता है। सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगी, हमें यह सोचना होगा। क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका हो सकता है, क्या इस विचार से बहुत सारे लोगों को लाभ होगा या कुछ को ही। राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय, इन सब प्रश्नों पर विचार करना है। आइए इन पर विचार करते हैं। दाहिनी ओर चित्र को देखिए। इस प्रकार के क्षेत्र के विकासात्मक लक्ष्य क्या होने चाहिए, इस अखबार की रिपोर्ट में आप देखिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक जहाज के 500 टन तरल जहरीले अवशेष एक शहर में खुले कूड़े घर के आसपास समुद्र में डाल दिए थे। अफ्रीका के देश की आइवरी कोस्ट में आबदीजान शहर में है। इस खतरनाक जहरीले अवशेषों के निकलने वाले धुएं से लोगों में जी मितलाना, चमड़ी पर ददोरे पड़ना और बेहोश होना, दस्त लगना इत्यादि की शिकायतें। 1 महीने में 7 लोग मर गए, 20 अस्पताल में भर्ती हुए और विषाक्तता के कारण जो है 26,000 लोगों का इलाज किया गया। पेट्रोल और धातु से संबंधित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आइवरी कोस्ट की एक स्थानीय कंपनी को अपनी जहाज के जहरीले पदार्थ फेंकने का ठेका दिया था। जैसे कि आप चलिए इन बातों को समझ लें। यहाँ पे आप बिल्डिंग देख रहे होंगे, ये अफ्रीका का एक चित्र है जहाँ पे इसके अगल बगल में और कुछ मकाने भी हैं। यहाँ पे पास के ही कुछ इलाकों में जो है केमिकल यानी कि केमिकल कचरे फेंके गए, जिसका अधिकार जो है कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए दे दिया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि अन्य लोगों का भी जान जो है इसे खतरे में पड़ सकता है। जहाँ इस घटना के कारण जो है बहुत सारे लोग मारे गए, 7 लोग मारे गए और 20 लाख जो है 20 अस्पताल में भर्ती हुए हैं और इसके कारण जो है 26,000 लोगों का इलाज भी संभव हो रहा था। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है कि अगर पेट्रोल और धातु से संबंधित जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है आइवरी कोस्ट को स्थानीय कंपनी को जहरीले पदार्थ फेंकने का ठेका नहीं दिया होता तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। लेकिन उन्होंने कुछ फायदे के लिए, कुछ पैसों के लिए ऐसा किया, जिसके कारण लोगों का हेल्थ जो है वो खराब हो गया। किन लोगों को लाभ हुआ और किन लोगों को नहीं। जो पेट्रोल और धातु से संबंधित बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी उनको अपने कचरे फेंकने का अधिकार मिल गया, जिनसे कि उन्हें थोड़ा बहुत तो फ़ायदा हुआ ही, क्योंकि ये उन्हें अपने पास रखते तो उनको भी हानि पहुंचती ही। उसके बाद जो आइवरी कोस्ट की एक स्थानीय कंपनी है उनको यहाँ पे फ़ायदा हुआ होगा, उनको वहाँ पे लाभ हुआ होगा। और किनको हानि हुई तो आसपास के जो इलाके में लोग रह रहे थे उनको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा और उनके साथ जो है वो बीमारी भी आ गई और 26,000 लोग जो है इससे पीड़ित भी हो गए। इस देश के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए कि जिस जगह लोग रहते हैं उस जगह हमें इस तरह के केमिकल कचरों को नहीं फेंकना चाहिए। अगर हम फेंकते भी हैं तो किसी ऐसे इलाकों में फेंके जहाँ पे आबादी नहीं होती है मनुष्यों की। आपके गाँव या शहर या स्थानीय इलाके के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए, ये आप भी सोचें कि जिन चीज़ों का विकास हमारे यहाँ नहीं हो रहा है
जो बहुत सालों से रुकी हैं। आप अगर अपने राज्य की बात करें, मान लीजिए कि हम बिहार राज्य की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी नौकरियाँ जो है उनकी परीक्षाएं ले ली जाती हैं और बहुत समय बाद दी जाती हैं, और बहुत सारे घोटाले वगैरह भी हमें देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन कार्यों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। जहाँ 1 साल में कार्य संभव हो सकता है, वहाँ पे 5-6 साल लगना आम बात हो गई है। तो हमारे गांव का विकास या शहर का विकास इसी कारण नहीं हो पाता है। हमारे स्कूल जो हैं, विद्यालय वगैरह, वो विकसित क्यों नहीं हैं? आप भी सोचें और खुद बताएं। और जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत सारे बोर्ड होते हैं, उनके अलग अलग बच्चे होते हैं। जो सरकारी विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं उसमें से कुछ ही बच्चे होते हैं और बाकी बच्चे जो है वो अच्छे नहीं हो पाते। इसका कारण क्या है? शिक्षित व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए विकास जो है वो नहीं हो पा रहा है। तो आप खुद भी सोचिए और अन्य परिस्थिति में सोचें, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी कारणों को ध्यान में रखें और सोच कर बताएं कि इसके विकास के लक्ष्य और क्या क्या होने चाहिए। यदि विकास की धारणा में ही भिन्नता और परस्पर विरोध हो सकता है, तो निश्चित रूप से विकास के तरीकों में भिन्नता हो सकती है। अगर आप ऐसे किसी विवाद से परिचित हैं, तो आप विभिन्न व्यक्तियों के तर्क जानने का प्रयास कीजिए, या आप लोगों से बातचीत करके अखबारों और टेलीविजन के माध्यम से जाना जा सकता है। चलिए, अब इस महिला ने जो कहा विकास की धारणा के बारे में, उन चीज़ों को हम थोड़े से शब्दों में समझते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि प्राचीन समय में जो भी मतलब निम्न जातियाँ होती थी, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। तो उन्हें समानता का हक दिलाने के लिए, सामान्य वर्गों के साथ उनके आंकड़ों को बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए और उन्हें बहुत तरीके से छूट दी गई। अब ये जो है नीचे वर्ग के लोग काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो चुके हैं और सामान्य वर्ग के जो हैं लोग वो नीचे आ चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए थी। अगर विकास एक ही क्षेत्र में किया गया तो संभवतः एक वर्ग जो है वो नीचे आ जाएगा। तो हमें दोनों को ध्यान रखकर चलना चाहिए। लेकिन अब इतनी जटिलताएं हो गई हैं कि इन सामान्य वर्गों को कोई देखता ही नहीं है, और जो निम्न वर्ग है उनके अधिकार जो है वो बहुत अधिक हैं। जैसे आपने भी देखा हो कि बहुत सारे विद्यालयों में निम्न वर्ग के बच्चों को बहुत सारी छूट दी जाती है, लेकिन उच्च वर्ग के बच्चों को नहीं दी जाती। ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज को समानता का नियम बनाकर चलाना चाहिए। यहाँ पे जो अधिकार सामान्य बच्चों के लिए है वो निम्न बच्चों के लिए भी होने चाहिए, जो निम्न बच्चों के लिए है वो सामान्य बच्चों के लिए भी होने चाहिए, जिससे विकास की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ सकती है। हमने विकास को समझ लिया अच्छे से। विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए? जैसे कि आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है, तो फिर कुछ देशों में विकसित और अविकसित देश कैसे हैं? इससे पहले हमने इस विषय पढ़ा और अन्य बारे में सोचा। जैसे कि चलिए हम बताते हैं कि मान लीजिए अमेरिका एक विकसित देश है, तो अगर आप उसकी कहानी जानने का प्रयास करेंगे तो आपने देखे और आपने ठीक से समझे उन चीज़ों को कि किस तरीके से अमेरिका अपना विकास किया। वहाँ के प्रत्येक लोगों ने इस विकास के क्षेत्र में अपना सहयोग दिया। उसी तरीके से बहुत सारे देश के बारे में आप सुनते होंगे कि ये विकासशील है, मतलब ये इस प्रक्रिया में अग्रसर है। जैसे कि हमारा भारत देश भी क्या है, विकासशील है, और आगे आने वाले समय में ये धीरे धीरे सुदृढ़ होता जाएगा। मतलब हम एक नई चीज़ों का वहन करें। जैसे कि हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सुनते कि आप अपने आसपास कचरे ना फैलाएं, स्कूल में सीखते हैं अच्छी अच्छी बातों को, ताकि हम उन चीज़ों से अच्छी आदतों को सीख सकें। जैसे कि चलिए हम आपको अगर जापान की कहानी सुनाते हैं, बहुत ही अच्छी कहानी है। आप उनको समझे कि जापान के लोगों में एक ऐसी भावना है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दुख का आवाहन नहीं किया जाता और बहुत खुशी भी नहीं मनाई जाती। अगर कुछ लोग वहाँ पे मर जाते हैं तो उनके मन में यह वास्तविकता बचपन से ही उन्हें विद्यालय में शिक्षा दी जाती है कि ये मॉर्टल, मतलब इसे जाना है। तो वास्तविक तौर पर वो ज़्यादा रोते नहीं और बहुत ज़्यादा चीज़ों में खुशी भी नहीं मनाते। मतलब वो सब कुछ बैलेंस करके चलते हैं और किसी भी चीज़ से कभी भी घबराते नहीं। इसलिए जापान को उगता सूरज का देश कहा जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा विकसित देश है। इसी तरीके से सभी लोगों को जापान से बहुत सारी चीज़ों को सीखना चाहिए कि वे किस तरीके से इन चीज़ों को हैंडल करते हैं। उनके यहाँ अगर कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो वो कभी नहीं घबराते, उन चीज़ों को मेंटेन करके चलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है कि अगर 6 से 7 दिन कोई रह जाए तो गुस्से की भावना आने लगती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो जापान की तकनीक है उसे भी हमें सीखनी चाहिए। हमें भी विद्यालयों में उन बातों को ग्रहण करना चाहिए कि ना तो हमें बहुत ज़्यादा हर्ष मनाना चाहिए और नहीं बहुत ज़्यादा हमें दुखी होना चाहिए। समय की स्थिति के अनुसार हमें सब कुछ करना चाहिए। इसलिए जापान क्या है, एक विकसित देश है। जब हम भिन्न भिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं तो इसमें समानता और अंतर दोनों दिख सकते हैं। हम इसकी तुलना करने की बजाय किन किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं, कक्षा में विद्यार्थियों को ही देखते हैं। हम विषयों विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं, उसमें ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा, रुचि के आधार पर अंतर करते हैं। हो सकता है कि स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी न हो, सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है मित्रता व्यवहार न रखता हो। हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं, जो मापदंडों का प्रयोग करते हैं वह तुलना के उद्देश्यों पर निर्भर करता है। खेल कूद टीम, वाद विवाद टीम, संगीत टीम या पिकनिक टीम के लिए सबके लिए चयन के लिए अलग अलग मापदंड होते हैं। फिर भी
अगर हम किसी उद्देश्य से कक्षा में विद्यार्थियों का सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानना चाहिए तो हम उन्हें कैसे चुनेंगे। हम अपने विद्यालय में जब होते हैं तो हम आंकलन करते हैं, मतलब अपने स्कूल के विद्यार्थियों को कि कौन पढ़ने में सबसे ज़्यादा तेज है, कौन जो है वो सबसे ज़्यादा मंदबुद्धि है, कौन मोटा है, कौन पतला है, कौन सा खेल जो है अच्छा और कौन सा खेल खराब है, कौन सी संगीत अच्छी है, कौन सी चीज़ें नहीं हैं। तो इन चीज़ों में विकल्प इसलिए होता है, इन चीज़ों को चुनते हम लोग इसलिए क्योंकि हम लोग इसमें देखते हैं कि कौन चीज़ें अच्छी हैं कौन चीज़ें नहीं। हम लोग आंकलन करते हैं और इन चीज़ों को चुनते हैं और देखते हैं किसकी लंबाई अच्छी है, कौन लंबाई में कम है। ये सारी चीज़ें एक तरीके से आंकलन कहलाती हैं। और हम उसको चुनेंगे कैसे, तो सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। मान लीजिए कि हमको किसी बच्चे को सबसे ज़्यादा तेज चुनना है, तो हम उस बच्चे को चुनेंगे जो सब कुछ, जिसके पास ज्ञान हो सब कुछ का, तो वो सबसे तेज कहलाएगा। उसके बाद उससे मध्यम वाला, फिर उससे नीचे वाला, फिर उससे नीचे वाला। इन कैटेगरी में बांट कर हम उन बच्चों का क्या करेंगे, वर्ग बांट देंगे। सबसे तेज उन बच्चों को उस श्रेणी में डालेंगे जो उसके आधार पर विकसित हो। उसके बाद मध्यम वर्ग में उन बच्चों को डालेंगे जो उनसे मेल खाते हो, निम्न वर्ग में उन बच्चों को डालेंगे जिससे वे मेल खाते। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज उन्हें बांट सकते हैं और जो है तुलना कर सकते हैं। तुलना के लिए महत्वपूर्ण विशेषताएं चुनी जानी चाहिए, मतलब एक विशिष्टता होनी चाहिए जिसकी हम तुलना उससे कर सकते हैं। विद्यार्थियों का मित्रतापूर्वक व्यवहार और सहयोग की भावना, उनकी रचनात्मक या उनके द्वारा प्राप्त अंक। हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी बहुत सारी चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं, ये कम है, ये ज़्यादा है, ये अच्छा है, ये खराब है। इन चीज़ों का आंकलन जो है हम करते रहते हैं। किस लिए, क्योंकि हम हर चीज़ों की तुलना किसी अच्छे चीज़ से करते हैं। अच्छे चीज़ की तुलना जो है वो खराब वस्तु से करते हैं कि ये चीज़ें अच्छी हैं, इसमें ये सारे गुण है इसलिए ये अच्छी हो गई, ये चीज़ें खराब है इसमें अवगुण है इसलिए ये चीज़ें खराब है। यही बात विकास पर भी लागू होती है। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि अमेरिका में बहुत कम गरीब लोग रहते हैं और भारत में उनकी आबादी जो है वो ज़्यादा है। तो भारत में ऐसा क्यों है, बेरोजगारी के कारण, काम न मिलने के कारण, अशिक्षित के कारण, बहुत सारे ऐसे अवगुण हैं जिस कारण जो है भारत विकसित तो नहीं है लेकिन विकासशील देशों की श्रेणी में है। धीरे धीरे अगर वो सुदृढ़ करता है तो वो भी एक न एक दिन विकसित देश बन ही जाएगा। उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेष समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक होती है उन्हें कम आय वाले देशों से तुलना किया जाता है और विकसित समझा जाता है। इस समझ पर आधारित अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। जो लोग सबको पसंद करते हैं, जो लोग उनके पास होते हैं, वे सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त करके पाएंगे। इसलिए ज़्यादा आय अपने में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। अब एक देश की आय क्या है, अंतर्दृष्टि से किसी भी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। इससे हम देश की एक आय ज्ञात करते हैं। जैसे कि अगर किसी भी देश में तुलना करना है तो उसके लिए प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है कि जैसे मान लीजिए कि अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय होगी तो हर व्यक्ति को जो है उतना पैसा मिल जाता होगा और जो भी लोग निम्न आय में आते हैं उन्हें जो है उतना ही कम पैसा मिलता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनकी तुलना कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होता है कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकते हैं या क्या देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर है। इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं जो देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है और औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। जैसा कि ऊपर में समझाया गया आपको कि हम क्या कर सकते हैं, पूरे विश्व का या कोई भी देश का डाटा कैसे निकालेंगे, तो प्रति व्यक्ति आय से निकाल सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि अगर भारत के पास जो है विकसित होने के लिए हर व्यक्ति की आय जो है वो 5 से 7 हज़ार होनी चाहिए, 5,000 से 7,000। तो अगर हर व्यक्ति की आय 5 से 7,000 होती तो भारत भी क्या होता, एक विकसित देश की श्रेणी में आता। लेकिन यहाँ पे हर व्यक्ति को 5 से 7,000 वेतन नहीं मिल पाता, इसलिए भारत की स्थिति क्या है, अमेरिका से पीछे है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया जाता है। वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12 12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक थी उसे समृद्ध देश, और देश के जिन प्रति व्यक्ति आय $995 प्रति वर्ष या उससे कम है निम्न आय वाला उसे देश कहा गया है। भारत में मध्य आय वर्ग के देशों में आता है क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय जो है 2017 में केवल $1,820 प्रति वर्ष थी। समृद्ध देश जिसमें कि मध्य पूर्व देश के देशों में और कुछ अन्य देश में शामिल नहीं है उसको आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। हमने इन चीज़ों को समझा कि कैसे विश्व बैंक ने एक रेट निकाला जिसके अनुसार जो है 2017 में एक डाटा निकाला गया इसमें कि अगर प्रति व्यक्ति आय डॉलर जो है 12,056 होती है प्रति वर्ष या उससे अधिक तो वो समृद्ध देश कहलाता है। मतलब हर व्यक्ति की आय इतनी ही होनी चाहिए, लेकिन अगर 995 ही है या उससे कम है
तो वो क्या कहलाएगा, निम्न आय वाला देश कहलाएगा। मतलब एक विकसित देश होने के लिए 12,056 या उससे अधिक आय चाहिए, तभी जो है हम उसे विकसित देश मानेंगे। हमने इन चीज़ों को समझा कि कैसे जो है कोई देश विकसित हो सकता है और कैसे जो है वो निम्न हो सकता है। तो चलिए, ये वीडियो का अभी पहला पार्ट था और इसे अभी यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसे अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।